ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है वृश्चिक राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो कैसे योग बन रहे हैं। अप्रैल का महीना जो है वो क्या खेल आपके साथ करने वाला है। देखिए, अप्रैल का महीना जो है वो विशेष तौर पर आपके लिए बुद्धि के एक जंजाल को उत्पन्न करने वाला है। बुद्धि जितनी शांत रहेगी ना उतना वारे न्यारे होते हैं, और बुद्धि में जितना प्रपंच होगा उतने कष्ट होने के योग बनते हैं। आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें वृश्चिक राशि वालों, बुद्धि में समस्त ग्रहों का एकत्र होना, 5-5 ग्रहों की पंचायत चल रही है। और ये अप्रैल के महीने में आपकी बुद्धि को जो है अलग अलग जगहों पर विभाजित कर सकती है। वहाँ पर समस्या क्या हो गई है कि अलग अलग प्रवृत्ति के ग्रह, बिल्कुल अलग प्रकृति, सूर्य, शुक्र, बुध, शनि, राहु, जो परस्पर विरोधी ग्रह हैं वो आपके बुद्धि पर वहाँ पर पंचायत लगाकर बैठ गए हैं। और ऐसे में आवश्यकता है शांत रहने की। सूर्य वहाँ पर उपस्थित हैं, शुक्र वहाँ उपस्थित हैं, शनि और राहु वहाँ उपस्थित हैं। तो ऐसे में ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी आपकी राशि के दृष्टिकोण से कि क्या कुछ होने। शनि महाराज ने आपकी राशि में ढैया तो खत्म कर दी, लेकिन जाकर बुद्धि में विराजमान हो गए हैं। तो ऐसे में बड़ी सावधानी के साथ आपके व्यवसाय पर उनकी दृष्टि पड़ रही है। बृहस्पति महाराज जो शुभ करने जा रहे हैं वो विशेष तौर पर उसमें कहीं ना कहीं हिंड्रेंस उत्पन्न करने, कमी उत्पन्न करने के योग बना देंगे। स्त्रियों को खासतौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं बुद्धि को कुंठित करने के लिए योग बनता दिखाई दे रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। बच्चों के लिए खासतौर पर ध्यान, क्योंकि विद्या वाले क्षेत्र में ये समस्त ग्रह एकत्र हैं और वो मन को शांत नहीं होने देंगे। ऐसे में कुछ ना कुछ नए उत्पात होने के योग दिखाई दे रहे हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से। तो इनका उपाय बहुत ज़रूरी है करना ठीक ढंग से। अच्छी बात यह है कि मंगल का परिवर्तन का योग बन रहा है, लेकिन मंगल के साथ भी एक समस्या यह है कि मंगल कमजोर स्थिति में रहेंगे। देखिए, जहां समस्याएं हैं वो निदान का भी रास्ता बन रहा है। तो ये अप्रैल का महीना कई चमत्कारिक योग को लेकर आ रहा है। ऐसे में नवरात्र चल रहे हैं, ऐसे में अंगारक चतुर्थी का योग बन रहा है। भगवती की आराधना जब करो ना तो समस्त अनिष्ट को दूर बना देती है भगवती कृपा से। भगवती तो मातृत्व के स्वरूप है और वो समस्त भक्तों के कल्याण करने का योग बनाने वाली हैं। तो खास उपाय आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेंगे। मंगल को ठीक करने के, मंगल भाग्य में जाकर बैठ रहे हैं और भाग्य में यदि मंगल ताकत दे दें, उसके लिए बन रहा है खास योग। 1 अप्रैल को ही मंगल का एक खास योग, अंगारक मंगल का जन्मदिन का योग बन रहा है। तो ऐसे मंगल को मना लीजिएगा, मंगल का खास उपाय कर लीजिएगा। सारे ग्रह आपके लिए अनुकूल होने की स्थिति बन सकती है। बात कर लेते हैं सिलसिलेवार तरीके। सबसे पहले बात करते हैं 1 अप्रैल की, मंगलवार का अवसर। जिस तिथि की बात कर रहे थे वही योग है, और मंगलवार और चतुर्थी का योग, यानी अंगारक चतुर्थी, यानी मंगल का जन्म दिवस, जिस दिन वीरभद्र का उत्पत्ति हुई भगवान शिव के अंश से, और वही मंगल कहे जाते हैं और वही उनका जन्म दिवस है। और क्यों मंगल अभी आने वाले 1.5 महीने तक चलने वाले हैं सबसे कमज़ोर स्थिति में, भाग्य में बैठकर कमज़ोर हो जाएंगे। और जिस दिन ये उपाय जो हम बताने जा रहे हैं वो कर लें तो आप बहुत अच्छा रहेगा। हनुमान जी का पाठ करें, कल्याणकारी योग बनेंगे। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से दिन थोड़ा हल्का दिखाई देता है। स्वास्थ्य का समस्याएं उत्पन्न कर सकता है, मन थोड़ा नेगेटिव हो सकता है, शत्रु पक्ष भारी योग बना सकता है, अननेसेसरी आपको लोग थोड़ा सा साइडलाइन कर सकते हैं। तो ऐसे में विशेष तौर पर उपाय करें, हनुमान जी की प्रार्थना करें, और देवता चित्त न धरें हनुमत से ही सर्वसुख करें। ध्यान रखते हनुमान जी का पाठ करना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। और ऐसे में चौथा नवरात्र है, कुष्मांडा जी की आराधना करने का दिन है। पेठे का भोग लगाएं, कल्याण होगा। 2 तारीख बुधवार का अवसर, पंचमी तिथि विद्यमान है। श्री पंचमी का सुंदर योग बन रहा है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखें तो माँ भगवती की सुंदर आराधना का अवसर है। ऐसे में विशेष तौर पर ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण में गज की स्त्री योग, चंद्रमा परिवर्तन कर आपके चले जाएंगे सप्तम भाव में, और ये आपके लिए 2 दिन खास तौर पर बन जाएंगे। बृहस्पति के साथ चंद्रमा की युति होकर बहुत सारे वारे न्यारे करने के योग बनाएंगे। नया विजन प्राप्त होगा, नया चीज़ों दिखने के योग बन सकते हैं। ऐसे में सुंदर भगवती की आराधना भी कर लें, श्री सूक्त का पाठ भी कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। गज केसरी योग 2 दिन के लिए बना है आपके लिए, ये कल्याणकारी योग बनाएगा आपके लिए। 3 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, षष्ठी तिथि विद्यमान है, और इस दिन ग्रह नक्षत्रों का योग देखें तो दिन का योग बड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है। पूरा दिन पॉजिटिव मेहनत करने का दिन है, पॉजिटिव रूप में रिजल्ट लाने के योग बन सकते हैं। लेकिन परिवर्तन हो रहा है मंगल का, मंगल चले जाएंगे आपके भाग्य में कमज़ोर अवस्था में। तो एक काम करें,
हर रोज़ जिस दिन से लेकर जब तक मंगल 1.5 महीना यहाँ चलें तब तक एक काम कीजिएगा, हनुमान जी के सामने एक लाल रंग के दीपक को थोड़ी सी रोली डालकर जल में दूध उसमें बत्ती में लाल रंग की बत्ती बना लें और थोड़ा सा जहाँ घी रखें उसमें थोड़ा सा रोली डाल दिया करें। और मंगल भवन मंगलहारी इस बात का मंत्र जप करते हुए लाल देह लाली लसे अलधरी लाल लंगूर वज्र देह दानवदलन जय जय कपिसूर इस बात का जब मंत्र जप करते हुए जय हनुमान ज्ञान गुण सागर इस मंत्र का जप करते हुए आप कीजिए। भगवान का सुंदर आराधना, कल्याण होगा, मंगल पॉजिटिव रहेंगे तो फिर आपके वारे न्यारे करने के योग बनते रहेंगे। नवरात्र का छठा दिवस है, कात्यायनी जी की आराधना का अवसर है। कात्यायनी जी की सुंदर आराधना करें, कल्याण होगा। 4 तारीख शुक्रवार का अवसर, सप्तमी तिथि विद्यमान है। कालरात्रि का सुंदर स्तवन करने का अवसर है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए कालरात्रि का सुंदर स्तवन करें। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से थोड़ा सा मन में बाधा उत्पन्न होती दिखाई दे रही है। काम करने में थोड़ा सा मन भागता दिखाई दे रहा है और मन थोड़ा बैरागी होता दिखाई दे रहा है ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से। तो हो सके तो भगवती कालरात्रि का सुंदर स्तवन करें। कालरात्रि भगवती जो है वो आपके आंतरिक शत्रुओं का भी शमन करने वाली हैं। सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्य अखिलेश्वरी एवं मित्याकारिम अस्मद्वैरी विनाशम इस मंत्र का जप करना सब रूप से कल्याण करने वाला रहेगा। 5 तारीख शनिवार का अवसर, अष्टमी तिथि विद्यमान है। महाअष्टमी का योग है, अशोक अष्टमी का योग है। शोक को शमन करने वाली अष्टमी है। इस दिन भगवती के स्वरूप में कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। भगवती महागौरी प्रसन्न होती हैं। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रहों का योगायोग परिवर्तन की तरफ बहुत तेजी से जा रहा है और ऐसे में धर्म की तरफ यदि मन रहेगा तो बहुत सुंदर रहेगा। धर्म से दूर मत होइएगा मन को। न मन इधर लगता दिखाई दे रहा है, न मन इधर लगता दिखाई दे रहा है, कहीं बीच में फंसा हुआ है स्थिति, ऐसा योग है। शनि को मनाओ, शनि का मंत्र जप करो, हनुमान जी का पाठ करो, कल्याण होगा। 6 तारीख रविवार का अवसर, नवमी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से मन में धर्म का उदय होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से मन सरल रहेगा, सरलता से बहुत सारी चीज़, लेकिन ध्यान रखिएगा जब सरल मन होता है ना तो कई बार क्या होता है कि बदमाश लोग परेशान करने के योग बना देते हैं। ऐसे में शत्रु पक्ष थोड़ा हावी होता दिखाई दे रहा है और उन पर विजय प्राप्त करने के लिए राम जी का स्तवन करें, राम भगवान का स्तवन करें। रामनवमी है, भगवती राम और खासतौर पर महानवमी का सुंदर अवसर है, उनका पूजन करना आपके लिए कल्याणकारी योग बनाएगा। 7 तारीख सोमवार का अवसर, दशमी तिथि विद्यमान है और इस दिन बुद्ध महाराज मार्गी होने जा रहे हैं और बुद्ध का मार्गी होना आपके लिए अच्छा रिजल्ट देगा। बुद्धि भाव में बैठे हुए बुद्ध कमज़ोर स्थिति में अब मार्गी होकर सही रास्ते पर बुद्धि को रास्ता देने की योग बना सकते हैं। ऐसे में थोड़ा सा बुद्ध को शक्ति देने के लिए अच्छा ये रहेगा कि हो सके तो विशेष तौर पर फिटकरी वाले जल में स्नान करें। थोड़ा फिटकरी युक्त जल को लेकर उससे स्नान करने का प्रयास करें, उससे बुद्ध की शक्ति और प्राप्त होगी, नेगेटिव रिजल्ट्स दूर करने का योग बनेगा। पितरों के निमित्त इस दिन घर के दक्षिण दिशा में एक दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, वो कल्याणकारी योग बनाता है। 8 तारीख मंगलवार का अवसर, कामदा एकादशी का योग बन रहा है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपकी राशि के दृष्टिकोण से विजय के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। मेहनत के अनुसार से रिजल्ट आने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से। और ऐसे में भगवान विष्णु का सुंदर स्तवन करके, उनका पूजन करके, उनके चरणामृत को ग्रहण करने से आरोग्यता प्राप्ति के योग भी बनेंगे। 9 तारीख बुधवार का अवसर, द्वादशी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रह थोड़े से कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के मामले में, मनोमस्तिष्क विचार के मामले में थोड़ी जड़ता देते दिखाई दे रहे हैं। ग्रह ऐसे हैं कि मेहनत करोगे तो रिजल्ट आएंगे, लेकिन जड़े रुके रहोगे, सोच विचार में द्वंद्व में फंसे रहोगे, हाँ ना इधर करूँ उधर करूँ, तो कुछ नहीं प्राप्त हो पाएगा। जितना चलोगे उतना रिजल्ट आने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अच्छा रहेगा कि भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर उनको तुलसी दल अर्पित करें, कल्याण होगा। 10 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि है और ग्रह नक्षत्रों का योग समझें तो उस दिन गुरु प्रदोष का योग है। कई बार क्या होता है कि मनोमस्तिष्क में सही विचार नहीं आ रहे होते हैं। बुद्धि स्थान में इस वक्त पंचायत जो ग्रहों की लगी है वो द्वंद्व उत्पन्न कर रही है, विचार सही नहीं आने दे रही है। तो इस दिन गुरु प्रदोष का योग है, यानी गुरुवार, बृहस्पतिवार और त्रयोदशी तिथि शाम के समय विद्यमान होने के कारण से सही डायरेक्शन प्राप्त करने का ईश्वर प्रेरणा से रास्ता बन सकता है। हो सके तो दूध में थोड़ा केसर डालकर भगवान का अभिषेक करने का प्रयास करें, आशीर्वाद मिलेगा, सही रास्ता दिखाई देगा। तो इस प्रकार से ग्रहों का योगायोग जो आपकी राशि के अनुसार से बना वो आपने समझा। देखिए इस वक्त चैत्र का महीना चल रहा है और चैत्र का महीने में नववर्ष भी आरंभ की शुभ वेला आ चुकी है। ग्रहों का जिस प्रकार का योगायोग बना है, इस वक्त बड़ा विचित्र ग्रहों का योगायोग चल रहा है। शनि महाराज और राहु महाराज की युति जिस प्रकार से बनी हुई है, ये बड़ा विशेष योग बन रहा है। शनि और राहु को एक सदृश ही माना गया है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से उसका जो प्रभाव है वो हमने आपको समझाने का प्रयास किया।
लेकिन इसके हिसाब से आपको समझना चाहिए कि जिस प्रकार से ग्रहों का विभिन्न प्रकार का योगायोग बना, 6 ग्रही योग एक साथ बन के चुका है और अभी 2-2 ग्रहण गए हैं और पृथ्वी पर इसका प्रभाव भी देखने को मिलेगा। ये जो 45-50 दिन का समय है, इन समस्त ग्रहों योगों के बाद से बड़ा सावधानी से चलने का है। मंगल का विशेष परिवर्तन जो इन दिनों चल रहा है, जो विशेष तौर पर बड़े क्षीण अवस्था में आ गए हैं, तो इसके कारण से ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से हमको हर चीज़ को बहुत सोच समझ के चलने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे में विश्व में कहीं ना कहीं कोलाहल मचने के योग दिखाई देते हैं। तो ऐसे में प्राकृतिक आपदाओं के योग भी बनते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से 2 ग्रहण एक साथ जाने के बाद 6 ग्रही योग बनने के बाद उसके बाद कम से कम 50 से 60 दिन का समय, 2 महीने तक का समय हमेशा कहा जाता है कि कुछ ना कुछ प्राकृतिक आपदाओं का योग बनाता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अशांति का योग बनाता दिखाई देता है। वैसे संवत जो आरंभ हुआ है वो बड़ा कल्याणकारी है। सिद्धार्थ नाम का संवत हर जगह कहीं ना कहीं प्रॉस्पेरिटी की योग बनाता है, कहीं ना कहीं अच्छे योग बनाता है, अशुभता को दूर करता दिखाई दे रहा है। तो संवत तो बहुत शुभ दिखाई देता है, लेकिन जो ग्रहों का योग था वो कहीं ना कहीं कष्ट के योग बना रहा है। तो आपके जीवन में उसका प्रभाव आपने समझा। तो ये ज्योतिष का जो प्रभाव है वास्तविक तौर पर हर चीज़ को बड़ी सूक्ष्म दृष्टिकोण से देखने का प्रयास किया जाना चाहिए। हम राशि के अनुसार से, अब बहुत सारे लोगों का प्रश्न कई बार आता है कि भाई जो हमने राशि के अनुसार से भविष्य बताया आपकी राशि के दृष्टिकोण से, क्या वो लग्न के हिसाब से भी देख सकते हैं? जी हाँ, लग्न के हिसाब से भी देखना चाहिए। ये विषय जन्मपत्री का है कि हम ज्योतिषीगण जब जन्मपत्री को देखें तो उसमें विचार अच्छे से करें कि व्यक्ति की जन्मपत्री में जो लग्न है वो ज़्यादा प्रभावी है या लग्न जो राशि है वो प्रभावी है। कई बार जन्मपत्री जब देखते हैं, विवेचना करते हैं, तो उसके अंदर जो लग्न है उससे प्रभाव आता ही नहीं है, क्योंकि जन्मपत्री ज्योतिष के अंतर्गत एक कुंडली नहीं बनती है, सहस्त्रों कुंडली बनती है। सहस्त्रों कुंडलियों के अंदर से किस कारण से कौन सा भविष्यफल देखने के लिए कौन सी चीज़ का उपयोग किया जाना चाहिए, वो एक बहुत गणित का सूक्ष्म योग के अनुसार से निर्धारित किया जाता है। उसके लिए तो पर्सनल कंसल्टेशन की आवश्यकता होती है। हम जनरली राशि को देखने के लिए सार्वभौमिक रूप से देख सकते हैं कि भाई ये राशि है और उसके अनुसार से गोचर के दृष्टिकोण से उसका प्रभाव समझ में आता है, लेकिन फिर भी बहुत सारी गणनाओं को समझने के लिए ज्योतिष को बहुत शांति के साथ अध्ययन करने की आवश्यकता है और फिर ज्योतिष का वास्तविक चमत्कार भी देखने को मिलता है। जीवन में क्या घट रहा है, कब घट रहा है, क्यों घट रहा है, किस कारण से घट रहा है। यदि कोई घटना घटी है तो उसका कोई ना कोई कारण होगा और उन चीज़ों को सही रूप से ज्योतिष विज्ञान को बहुत अच्छे समझकर जाना जा सकता है और उनमें परिवर्तन भी लाया जा सकता है। देखिए, शास्त्र के अंदर समझे कि आपका भाग्य जो बन रहा है वो कर्म के अनुसार से बन रहा है और शास्त्र कहता है अवश्य में वो भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, कि हमारे जीवन में जो हमने कर्म किया है उसको भोग कर ही हम उसके कर्म को शांत कर सकते हैं, उसके प्रभाव को, फल को शांत कर सकते हैं। लेकिन उसके दुष्प्रभाव को, यदि कर्म कोई गलत कर्म हुआ है तो उसको ठीक करने के लिए शुभ कर्म कर कर हम अनिष्ट को दूर करने का योग बना सकते हैं। ये मंत्र जप, दान, पुण्य इत्यादि, इसीलिए तो शास्त्र में प्रमाणित कहा गया है कि भार कट जाता है, चाहे वो पूर्व जन्म कृत कर्म हो या इस जन्म के कृत कर्म हो। तो इसको प्रारब्ध बनता है कर्म के द्वारा ही और कर्म कर्म से ही कट सकता है, भोग के कट सकता है। तो इसलिए ये सिद्धांत समझ लें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो हो गया, जो भविष्य निश्चित है, लेकिन भविष्य निश्चित है तो कर्म भी निश्चित है। जो आपका भाग्य बना है वो कर्म के अनुसार से बना है, तो आप उस दुष्कर्म को शुभ कर्म से काट सकते हैं और शुभ कर्म को दुष्कर्म से भी क्षय कर सकते हैं। तो समझे कि हमने बहुत बढ़िया शुभ कर्म करके आए, लेकिन सब कुछ बढ़िया था, बहुत बढ़िया समृद्धि के योग चल रहे थे, लेकिन कुछ अनिष्ट कर्म हुआ हाथ के द्वारा, मन के द्वारा, विचार के द्वारा, और उससे इतना बड़ा दुष्प्रभाव उत्पन्न हुआ कि हमारे पुण्य क्षय हो गए। तो वो भी तो कर्म का ही प्रभाव है। तो इसलिए शास्त्र की बात समझे और ज्योतिष के वैज्ञानिकता को समझने का हमें प्रयास करना चाहिए। जो ज्योतिष के दृष्टिकोण से हमें समझ में आ रहा है, हम वही आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो ये सब विज्ञान को बड़े शांति के साथ है। ज्योतिष कोई हास परिहास का विषय नहीं है। बहुत सारे लोग बड़े हास परिहास के साथ उपस्थित कर देते हैं चीज़ों को। आप समझेंगे, उसके अंदर गहरा उतरेंगे तो उसका लाभ अवश्य उठा सकते हैं। विज्ञान है, विज्ञान के द्वारा हर चीज़ को बहुत अच्छे समझा जा सकता है। और हमारे ऋषि मुनियों ने जो खोज उपस्थित करी छोटी छोटी बातों से, आज की तारीख में लोगों को बहुत सारी क्या है कि काल गणना का ज्ञान नहीं होता है। अरे एक एक ज्योतिष के अंदर जो आप एक समझें कि गति, ग्रहों की गति को समझने की आवश्यकता है। अब सूर्य के हिसाब से राशि चलती है तो वो तो 1 महीना रुकती है एक बार। सूर्य के हिसाब से यदि राशि देखें आपकी तो वो तो 1 महीने के लिए एक राशि, जिसको ज़ोडिएक साइन बोला जाता है, वो तो 1 महीने के लिए एक राशि में रहता है। यानी उस 1 महीने में पैदा होने वाले सब व्यक्ति एक राशि में आ गए। वहीं यदि चंद्र के हिसाब से राशि देखें तो चंद्र के हिसाब से करीब करीब 2 से ढाई दिन तक एक
चंद्रमा एक ही राशि में रहता है, तो यानी 2-2.5 दिन में सारे लोग एक राशि में आ गए। वहीं लग्न राशि का प्रभाव देखें तो हर 2 घंटे से 1.5 घंटे से 2-2.25 घंटे के अंदर वो राशि परिवर्तित, लग्न राशि परिवर्तित हो जाती। तो उस 2 घंटे के अंदर जितने जन्म व्यक्ति हैं, उसके बाद भी इंटरनल ग्रहों की दशा, महादशाएं और उनके अंश, उनकी जो षोडश वर्ग इत्यादि कुंडलियां हैं, उन सब में तो हर क्षण परिवर्तन आ रहा है। तो इनको बहुत चिंतन, बहुत ज्ञान के साथ, शांति के साथ, शालीनता के साथ इन सब चीज़ों को समझा जा सकता है। और जब हम उनको गहन अध्ययन करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को सही समझ पाते हैं। तो इसलिए आपके लिए ज्योतिष को बहुत अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर तो हम जो आपके जीवन में घटने वाली घटनाओं को आप समझाने का प्रयास करें, बड़ा व्यापक है, बहुत ब्रॉडर कैटेगरी के अंदर आता है। कोशिश करें अपनी जन्मपत्री को सही से अध्ययन करें और समय समय पर अध्ययन कराएं, क्योंकि ग्रहों का परिवर्तन हर क्षण होता है। इस संसार के अंदर कुछ भी चीज शाश्वत नहीं है, हर चीज परिवर्तनशील है, हर क्षण बदल रहा है, हर क्षण कुछ ना कुछ परिवर्तन आ रहा है। आज सब कुछ बढ़िया चल रहा है, आपके मन में कुछ विचार आया और उस विचार को आने से क्या हुआ, कुछ गलत कर्म हो गया। अच्छा था तो अच्छा कर्म हो गया, पुण्य जाग गए। आप सोचे कि आपके मनोभाव में अभी आया कि किसी व्यक्ति की बड़ी दारुण स्थिति को देखकर मन में आया कुछ दान कर देता हूं, दान कर दिया आपने, तो उसका प्रभाव वो हो गया ना कहीं वो दुष्कर्म था, वो नेगेटिव हो गया। और यदि आपने कुछ अशुभ कर दिया किसी का, तो वो शुभ कर्म के अकाउंट में से डेबिट क्रेडिट इसी प्रकार चलता रहता है और इसी कारण से भाग्य बनता रहता है। हमारे पास बहुत अच्छे लोग, करीब बहुत सालों हो गए जन्मपत्री देखते हुए, पिताजी के साथ करीब काफ़ी जब उनके साथ जन्मपत्रियाँ देखते देखते बाल्यकाल से ही 10 साल की 5 साल की उम्र से इन सब विज्ञान के अंदर बैठना हुआ पिताजी के साथ, और उसके बाद हर चीज़ को देखा। अजीब अजीब प्रकार की कुंडलियाँ आई जीवन में और बहुत चमत्कारी प्रभाव। ऐसी कुंडलियाँ हमने देखने को मिली कि जिसके अंदर बिल्कुल साफ साफ योग दिखाई दे रहे थे, तो इसके साथ कुछ अच्छा होने वाला नहीं है, लेकिन जब कुंडली में देखा तो अच्छा हो रहा है। और जब उसके जीवन में झांक कर देखा तो कारण समझ में आया कि प्रभु की भक्ति के द्वारा, प्रभु भक्ति के द्वारा कैसा ही भयंकर से भयंकर कुंडली में दरिद्र योग हो, कष्ट देने वाला योग हो, अनिष्टकारी योग हो, वो प्रभु के भजन से कट सकता है। जी हाँ, प्रभु के भजन से कट सकता है, ये सत्य मानिए। और ये योग, और जिसके जीवन में बहुत अच्छे ग्रह चल रहे थे, एक व्यक्ति हमारे पास कुंडली देखने को मिली कि इतने बढ़िया ग्रह योग लेके बैठा है, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है। उसकी कुंडली में एक योग था जिस प्रकार से मंगल का बड़ा विचित्र प्रकार का योग था, और जब उससे उसके जीवन में झांक कर देखा कि ये ग्रह काम क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उसकी कुंडली में दोष था, पितृदोष। पिता का सम्मान ही नहीं था, माता पिता का सम्मान ही नहीं होता था, रोज माता पिता के साथ झगड़ा हो रहा है और उसके कारण से पिता रुष्ट रहते थे। हमने देखा उसके कारण से सारा भाग्य सो गया, और वही एक कारण है। तो ये सब चीजें देखने की आवश्यकता है। कर्म कहाँ हो रहा है, किस प्रकार से कर्म हो रहा है, और यदि उन कर्मों को, सिद्धांत को ज्योतिष के सदगुरु की आज्ञा से आप समझ लें। हम तो लगे हैं ज्योतिष के दृष्टिकोण से उपाय करने के लिए, केवल अंगूठे पहनाने के लिए। लोग अंगूठे पहनाए जा रहे हैं, कोई तेल चढ़वाया जा रहा है, कोई कुछ और किए जा रहा है। लेकिन ज्योतिष के अंदर बहुत सारे सूक्ष्म विज्ञान के अनुसार से एक एक चीज को अध्ययन करने की आवश्यकता है। आज ज्योतिष में हो क्या गया है कि हर कोई ज्योतिष के अंदर कुछ बेचने के लिए आ रहा है। कोई रुद्राक्ष बेचे चले जा रहे हैं, कोई 1 मुखी, कोई 7 मुखी, कोई 8 मुखी, और लोग पहने जा रहे हैं और फिर कहते हैं कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। अरे ज्योतिष को समझने के लिए प्रत्यक्ष रूप से ग्रहों का योगा योग समझो, ग्रहों के योगा योग को समझो, प्रभाव क्या है उसको समझो, फिर परिवर्तन लाने का प्रयास करो। ऐसा नहीं है कि रत्न परिवर्तन नहीं लाते, बिल्कुल लाते हैं। रुद्राक्ष परिवर्तन नहीं लाते, बिल्कुल लाते हैं। यज्ञ इत्यादि, मंत्र इत्यादि, दान इत्यादि, पुण्य इत्यादि सब परिवर्तन लाते हैं। लेकिन किस कारण से, कैसे होगा, कब होगा, किसके लिए कौन सा मार्ग सुगम है, किसके लिए कौन सा मार्ग दुर्गम है, किसको किस मार्ग पे जाना चाहिए। देखिए हर क्षेत्र के अंदर अच्छे और खराब स्थितियां बहुत व्यापक रूप से बढ़ी जाती हैं। तो हम इस बात को आपके समक्ष इसलिए रख रहे हैं कि अपने विवेक को सही से उपस्थित कर कर, हर चीज़ को चिंतन कर कर तब समझने का प्रयास करें। ज्योतिष के अंदर, बड़ी शास्त्र के अंदर, अध्यात्म के अंदर कहीं कोई ऐसी बात नहीं बताएगी कि लाखों रुपए खर्च करने से ही कर्म शुभ किया जा सकता है। केवल मन से भी, सोचने से, विचार करने से भी कर्म शुभ कर लिया जाता है। 1 सेकंड में सोचा हुआ कर्म आपके जीवन में कष्टों का निवारण करने का मार्ग खोल सकता है। और नहीं, अगर बुरा सोच रहे हो तो बुराई घटने के योग बन सकते हैं। उपनिषद, वेद इत्यादि जो ग्रंथ है, पुराण इत्यादि ग्रंथ है, इन्हीं कथाओं के माध्यम से आपको हर चीज़ समझाने का प्रयास करते हैं। समय समय पर हम आपके समक्ष वो सारी बातें रखते ही हैं। तो अभी तो चैत्र के आरंभ में बहुत सुंदर योग बना हुआ है,
कर्म करने का तरीका क्या है, भगवती की आराधना। नवरात्र का सुंदर योग चल रहा है आश्रम पे, इन पूरे नवरात्रों में सुंदर यज्ञ रहेगा, सुंदर की व्यवस्था है। माँ भगवती दुर्गा सप्तशती के नित्य प्रति यज्ञ चल रहे हैं और वो नवरात्र के पूरे महीने चलेंगे और उसमें आप आके स्वयं बैठिए, माँ भगवती का दर्शन कीजिए। जो ये 1947 में मुल्तान से भगवती का, पाकिस्तान से इतना चमत्कारी शिव विग्रह आया आश्रम पर प्रतिष्ठित है, उनका दर्शन कर लेने मात्र से भगवती की कृपा प्राप्त हो जाती है और हजारों लोगों ने उनका अनुभव किया है। आप भी आइए विवेकानंद योगाश्रम में इस दर्शन यज्ञ के अवसर पर, जो यज्ञ नित्य प्रति शाम को चलता है करीब करीब 6 बजे से लेकर रात्रि में 8 बजे तक, उसमें आप आएंगे, यज्ञ में बैठेंगे तो माँ भगवती का सुंदर आशीर्वाद मिलेगा। और उसकी व्यवस्थाएं जानने के लिए आप फ़ोन पे संपर्क साध सकते हैं। इसके अलावा अभी बहुत जल्दी महावीर जयंती आ रही है, हनुमान जी के सुंदर यज्ञ की पूजा पाठ रहेगा, तो आप उसमें बैठकर सुंदर रूप से भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए सिद्ध मनोकामना सिद्धि मंदिर में हनुमान जी के सानिध्य में बैठकर बहुत सारे कर्म इत्यादि यज्ञ इत्यादि चलते रहते हैं। हमारे आश्रम पर नित्य 8 घंटे यज्ञ चलता है और भारतीय संस्कृति में यज्ञ प्रधान संस्कृति कही गई है। हम दान करने जाते हैं किसी को, पता नहीं वो व्यक्ति दान का अधिकारी है कि नहीं है, आपने दिया दान और उसने कुछ उल्टा सीधा कर्म कर लिया, शराब पी ली, कुछ और कर लिया, तो फिर वो दान तो व्यर्थ चला गया। क्योंकि दान देने से पहले इस बात को भी समझना चाहिए कि वो दान जिसको दे रहे हैं वो लेने का अधिकारी है भी कि नहीं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें समझने की आवश्यकता है। तो यज्ञ में जो हम आहुति देवता को देते हैं तो सीधा देवता तक पहुँच रही है ना, तो उससे बढ़िया कौन सी चीज़ हो सकती है। तो इसलिए शास्त्र में कहा गया यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म। और हमारे विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ पिछले करीब करीब 50-60 साल से चलता है। आप भी हर रविवार को इस यज्ञ में बैठ सकते हैं और बहुत सारी व्यवस्थाओं का लाभ ले सकते हैं। तो आप आइए विवेकानंद योगाश्रम में, और जो भी अपनी निजी जानकारी है वो भी हमसे संपर्क साध कर, फ़ोन नंबर्स दिए हुए हैं उन पर संपर्क साध कर आप उसका निवारण जान सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से अवश्य भेजें अपने प्रश्नों को, हम देंगे उन सब प्रश्नों का निदान। इसके अलावा हमने आश्रम में व्यवस्था बनाई है कि महीने के पहले रविवार के दिन सुबह करीब करीब 8 बजे से लेकर 11 बजे तक के बीच में यज्ञ जो आश्रम में व्यवस्था होती है, जो समागम होता है, उसमें आप आके निजी रूप से अपने प्रश्नों का समाधान भी जान सकते हैं और उसकी कोई फीस नहीं रखी गई है। बहुत सारे लोग हमारे यहाँ फ़ोन करके जानना चाहते हैं, अपने प्रश्नों का समाधान जानना चाहते हैं और व्यवस्था का में नहीं आ पाते हैं, फ़ोन पे संपर्क इतनों से नहीं हो पाता है। तो हमने आश्रम में व्यवस्था रख दी है कि सुबह रविवार को, महीने के पहले रविवार को सुबह 8 बजे से लेकर करीब करीब दोपहर को 11 बजे तक ये कार्यक्रम रहेगा। भंडारे का कार्यक्रम रहेगा, यज्ञ का कार्यक्रम रहेगा और जो भी आपके प्रश्न होंगे उसमें उस समय आकर 1-2 प्रश्न जो है उनके संबंध में आप अवश्य जानकारी ले सकते हैं, निदान जान सकते हैं। इसकी सुंदर व्यवस्था आश्रम पे कर दी गई है। धन्यवाद, नमस्कार।